बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्की सियासत से जुड़ी कुछ खबरें, नईम बुखारी को काम से क्यों रोका गया, इमामुल हक की इंजरी लंबी क्यों हो गई और वाशिंगटन डीसी में हजारों फौजी क्यों पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे बागों के शहर लाहौर का। जी हाँ, बागों के शहर लाहौर की खूबसूरती को गैर मुल्की मीडिया भी मान गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लाहौर को दुनिया के पुरकशिश तरीन मकामात में से एक करार दिया है। अमरीकी जरीदे ने एतराफ़ किया है कि लाहौर अपनी सकाफत, तारीख और मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया का बेहतरीन शहर है, लेकिन इस खूबसूरत शहर को अब नजर लगना शुरू हो गई है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। 12 दरवाजों में बंद शहर की खूबसूरती के चर्चे 7 समंदर पार तक कैसे पहुंचे, चलिए हम आपको बताते हैं। तकरीबन 3000 साल कदीम शहर आज के जदीद तकाजों में ढल चुका है। अंदरूने शहर की तंग गलियों में खुले दिल के लोग हर आने वाले को ऐसे समा लेते हैं जैसे वो इन्हीं का हिस्सा हो। मुगलिया दौर के बने शाही किले में आज भी वही जाहो जलाल झलकता है। आइए इसकी राहदारियों में बिखरी माजी की चंद शाही यादों को ताज़ा करते हैं। मुगलों की 21 यादगारों में शुमार होने वाला शीशे का ये महल, जिसे शाहजहां ने मुमताज बेगम की मोहब्बत में बनाया। ये दीवाने आम है जहां शाहजहां बैठकर अपनी राया को अपना दीदार कराया करता था। लाल पत्थरों से बनी शाही मस्जिद में सदियों से गूंजती आजान की आवाज इस शहर की शान शौकत को मजीद बढ़ा देती है। मुगलिया तर्ज तामीर के इस शाहकार के 3 गुंबद संगे मरमर से बनाए गए हैं। मस्जिद के हॉल की मेन दीवार पे कलमा तैयबा भी लिखा है। जिंदा दिलों के शहर में कोई आए और रवायती ख्वाबों से महरूम रह जाए तो समझें उसकी सैर अधूरी। लाहौरी ख्वाबे किसी भी जगह के हों, हाथ नहीं रुकता, लेकिन फूड स्ट्रीट के तो क्या ही कहने। मस्जिद वजीर खान से मीनारे पाकिस्तान तक शहर की हर यादगार कमाल है। मगर हुकूमती नाअहली कहिए या लापरवाही, जा बजा बिखरे कचरे के ढेर इस शहर की खूबसूरती को मांद कर रहे हैं। लाहौर की दिलकश खूबसूरती के हवाले से ये रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन लाहौर का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं और सफाई की डेडलाइन का आखिरी दिन है, लेकिन काम कछुए की रफ्तार से जारी है। ताफुन से अवाम का जीना मुहाल है। लाहौर कब साफ होगा, हर किसी की जबान पर यही सवाल है। आखिर मसला क्या है? क्या माजी की निस्बत अमले की तादाद और मशीनरी को नहीं बढ़ाया गया? और इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कितना टन कचरा उठाने की सलाहियत रखती है? ये सारी सूरत हाल पर इससे मजीद अपडेट्स लेते हैं हमारे रिपोर्टर्स से। 2021 वक्त आगे जा रहा है और लाहौर पीछे। वो सड़कें जिनके किनारे फूल होते थे आज कचरे से भरे हुए हैं। 2015 में लाहौर कैसा था, हमारी रिपोर्टर शाहीन शहजादी से जानते हैं। दानियाल, 2015 के लाहौर में कचरा तो दूर की बात, कचरे का ना काफ था, ना चे थी, ना रे थी। किसी बच्चे से कचरे का पूछें तो उसको गूगल पे तलाश करना पड़ता था। 2015 में शहर में 5000 टन से ज्यादा कचरा पैदा होता था। यौमिया सफाई का खर्चा तकरीबन 60 लाख हो जाता था। 8000 से ज्यादा वर्कर्स 600 से ज्यादा गाड़ियों पे शहर को साफ कर देते थे। मजे की बात, इसी बजट में 2015 में गलियों में झाड़ू भी लगता था तो सड़कों की सफाई भी हो जाती थी। 2021 में यौमिया 5000 टन कूड़ा पैदा होता है। खर्चा आज भी तकरीबन 60 लाख रुपए यौमिया ही मिल रहा है। वर्कर्स कम होकर 6000 हो गए हैं और गाड़ियां कम होकर 400 रह गई हैं। बढ़ती जरूरत के साथ मशीनरी में इजाफा होने की बजाय कमी वाक़या हो गई और यौमिया 5000 टन के बजाय 4000 टन कचरा उठाया जाने लगा। 2021 में 3 शिफ्टें लगाकर कूड़ा उठाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सारे दावे शहर में फैली बदबू से मांद पड़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो लाहौर की खूबसूरती के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ इस शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। इस पर शहरी क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। की बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो कि वाकई विज़िट करने वाली हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत कुछ है ऐसा हिस्टोरिकल जो कि जैसे बादशाही मॉस्क है, लाहौर फोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे बादशाहों के दौर में आ गई हूँ कि यहाँ से कहीं से कनीज़ आ रही है और कहीं से मलका आ रही है। बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ का किला
और बादशाही मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। लाहौर में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं शाही किला, देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल साइट्स ओवर हियर, बट जो यहाँ पे कचरे का ढेर लग चुका है बाहर लाहौर में, जो गंद मच चुका है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में लोग ज़्यादा विज़िट करेंगे। लाहौर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल सिटी है और दुनिया के टॉप लिस्टेड में है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनमें टॉप लिस्टेड में है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लाहौर का नाम आया है कि लाहौर दुनिया के खूबसूरत इलाकों में, खूबसूरत शहरों में आता है। बहुत खूबसूरत होता था, बट ये देख रहे हैं आप पीछे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई इंतज़ामिया का प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, इतनी गंदगी और बदबू है, यहाँ से गुजरने को दिल नहीं करता। पहले ये कहा जाता था कि लाहौर लाहौर है, लेकिन अब कचरे की वजह से, गंदगी की वजह से ये देखने के काबिल भी नहीं रहा है। बड़ी गंदगी है इर्द गिर्द हमारे। लाहौर ड्रीम डेस्टिनेशन की लिस्ट में आ चुका है, ये ड्रीम डेस्टिनेशन होती है। यहाँ पे तो कचरा ही बहुत है लाहौर में, जगह जगह यहाँ पे गंदगी ढेर लगी हुई है। आप अंदर सोसाइटी के अंदर जाते हैं, तारिक ब्लॉक है, शेषा ब्लॉक है, वहाँ सब जगह गंदगी ढेर है, सफाई वाला कोई प्रोसीजर नहीं है। सारे यहाँ मच्छर गंदगी, सारा हमारा मोहल्ला डिस्टर्ब है इस कूड़े से। पहले तो थोड़ा सा होता था, अब ये देख लो कि यहाँ सड़क के ऊपर फैल रहा है। यहाँ पर इतनी गंदगी और इस कदर गलाजत है कि सांस लेना जो है दूभर है। नलायक हुकूमत के पल्ले पड़ जाएंगे तो इसी तरह होगा। कूड़े का ढेर लगा हुआ यहाँ पे, पहले लाहौर ऐसा नहीं था, अभी क्या लाहौर का हाल कर दिया उन्होंने। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने में एक दिन बाकी है। लाहौर का इस वक्त क्या हाल है, हमारे रिपोर्टर्स हमें इससे मुतालिक अपडेट करेंगे। अंदरूनी शहर से जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि गाजी रोड के इलाके से हमें अपडेट करेंगे दानियाल सत्तार। बिल्कुल, और जहांगीर से हम जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। डेडलाइन में अब कमी वक्त बाकी रह गया, इंतजामिया कितनी मुतारिक नजर आ रही है? जी, LWMC की जानिब से तीसरी डेडलाइन जो दी गई थी उसको ख़त्म होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। लेकिन कुछ इस तरह से है कि चंद पॉइंट्स से तो कूड़ा उठा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई मकामात पर कूड़े के ढेर मौजूद हैं। कचरा पड़ा हुआ है, ताफुन फैल रहा है, बदबू है, राहगीरों को दुश्वारी का सामना है। गुजरगाह जो जहाँ पर ये कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं उनके लिए परेशानी का बाइस है, इलाका मकीनों के लिए ये खौफ का बाइस है। और मैं इस वक्त गवाल मंडी के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ बजा मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कूड़ा करकट के ड्रम्स हैं, ड्रम से बाहर तक कूड़ा करकट गिरा हुआ है। और इलाका मकीनों का कहना है कि उनके लिए यहाँ पर रहना वबाल जान बन चुका है। काफ़ी अरसे से कूड़े के ये ढेर लगे हुए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अहलकार कूड़ा उठाने के लिए तो आते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा उसका उठा लिया जाता है और बाकी अगले रोज़ वैसे ही मनाजिर उनको सुबह उठकर दोबारा देखने को मिलते हैं। और मेन रोड्स की अगर बात की जाए तो सड़कों के ऊपर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। इसी तरह से जिस रोड पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर भी मेन रोड है, जिसके बाद ग्वाल मंडी के अंदर का इलाका और फिर अंदरून शहर शुरू हो जाता है। एंट्री पॉइंट इसको कह लें कि एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर कूड़े के ढेर हैं, गलाजत पड़ी हुई है। और जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से बारहा दावा किया गया कि कचरे के ये ढेर उठा लिए जाएंगे, सफाई सुथराई के इंतज़ाम किए जाएंगे, लेकिन ये दावे महज दावे ही रहे और इन पर अमल दरामद नहीं हो सका। आज डेडलाइन जो तीसरी डेडलाइन दी गई थी LWMC के CEO की जानिब से कि 72 घंटों में ये कूड़ा उठा लिया जाएगा, कुछ ही घंटों बाद वो खत्म हो जाएगी और सूरत हाल यानी कि इस डेडलाइन को भी मीट करने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहें जहांगीर खान। हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल सत्तार जो इस वक्त गाजी रोड पर मौजूद हैं। दानियाल, जिस तरह से हमने अंदरून लाहौर के हवाले से देखा, वहाँ पर जो खूबसूरत मकामात हैं, सयाह वहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, लेकिन अब जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो वो कचरे के ढेर ही देखेंगे। आप गाजी रोड पर मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं और LWMC का अमला अब क्या उज़र पेश कर रहा है? जी, बागों का शहर जो है वो इस वक्त कूड़ेदान का मंजर अभी भी पेश कर रहा है। कई शाहराह ऐसी हैं यहाँ पर जहाँ पर कूड़ा जो है भरपूर तरीके से पड़ा हुआ है, अभी तक उठाया नहीं जा रहा। सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं डेडलाइन में। 72 घंटे की डेडलाइन दी गई थी वज़ीर आला की जानिब से भी, और मियां असलम इकबाल जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन 24 घंटे के अंदर अंदर क्या कूड़ा उठाया जा सकेगा लाहौर से या नहीं। अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि लाहौर की बेशतर शाहराहें, जो मशहूर शाहराहें हैं, वहाँ पर भी जो है कूड़ा वो उसी तरह मौजूद है। ट्रैफिक जिसकी वजह से जो आमदो रफ्ता है उसमें प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पे बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं कूड़े के ढेर लगने की वजह से। जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने LWMC को भी कहा कि आपने कूड़ा जो है 3 दिन के अंदर उठाना है, जैसे बकरा ईद पर ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं उस तरह का ऑपरेशन किया जाए। तो लिहाजा वो ऑपरेशन तो किया जा रहा है, लेकिन कूड़ा फ़िलहाल वहाँ पर मौजूद है। इलाका मकीन जो है यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा तंग हैं, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, यहाँ से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो रोज़ की तादाद में तकरीबन 5500 टन कूड़ा जो है वो पैदा होता है लाहौर में, लेकिन
اٹھایا 4500 کے راؤنڈ اباؤٹ جاتا ہے. تو جو 1000 ٹن کوڑا ہے وہ اسی طرح وہاں پہ پڑا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ جمع ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ اس کمپین کو ہیڈ کر رہے ہیں اور دیکھنا بھی ہے کہ آئندہ جو 24 گھنٹے ہیں اس کے اندر کوڑا اٹھایا جا سکے گا یا نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو 24 گھنٹے ہیں ڈیڈ لائن کے اکارڈنگلی اب یہ صفائی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. دانیال ستار ہمیں غازی روڈ سے اور جہانگیر خان ہمیں اندرونی شہر سے رپورٹ کرتے تھے. آپ کا شکریہ. سوالات بھاری پڑ گئے. یہ سوالات ہیں کیا؟ جانیے کچھ دیر بعد. اور اب ذکر کرتے ہیں براڈ شیٹ کے سربراہ کیوے موسوی کے تہلکہ خیز انٹرویو کا، جنہوں نے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بتایا کہ لندن کی عدالت نے شریف فیملی کو بری نہیں کیا. شریف خاندان جھوٹ بول رہا ہے. براڈ شیٹ نے پاکستان سے چوری کیے گئے اربوں ڈالر پکڑے لیکن 2002 میں تحقیقات سے روک دیا گیا. Find any particular amount? Can you put a value to that investigation that we have found stolen assets of so many millions of dollars being held by Sharif family in London or other places? We found billions and we were on the trail of billions of dollars of stolen money. We were sabotaged. Belonging to Sharif family? I'm not going to be drawn into one family or another. We had a long target and we were pursuing all of them. But Sharif family, they claim that we have been exonerated. Do you think they have been exonerated? It's a complete lie. They have not been they are lying. They're not just spinning, they're lying. The Sharif family are lying when they say they were exonerated by expanding the Avonfield apartments. Yes, I'm accusing them of lying. They're lying. The Avonfield apartments we let go because we found other money that satisfied our judgment. You have claimed that someone from the Sharif family approached you to go away, to leave the case. Who was that person? Anjum Dar purporting, and I say no more than that, alleging that he was the nephew of Nawaz Sharif. His offer was $25 million to take it and go away. And I said, you need to talk to our lawyers. پیناما کے بعد براڈ شیٹ دوسرا بڑا سکینڈل ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کیوے موسوی کے انکشافات تہلکہ خیز ہیں. ماضی میں وزیر اعظم اور وزراء پیسہ چوری کر رہے تھے جس کی تصدیق ہو رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا ماضی میں جو کرپشن ہوئی آج براڈ شیٹ بھی تصدیق کر رہا ہے. وہ براڈ شیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے، اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے، سعودی عربیہ سے لنڈن کے بینک میں $1 ارب بھیجا. ملک قرضے پہ گزارا کر رہا ہے لیکن لوگ ایسے ہیں جو لنڈن کے سب سے مہنگی جگہوں کے اوپر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں. عمران خان نے کہا ملک کے وزیر اعظم اور وزیر کی چوری پکڑی گئی. اشرافیہ کا استحصال کارڈ اب نہیں چلے گا. اس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا. اور کون کر رہے تھے؟ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر، وہ چوری کرنے پہ لگے ہوئے تھے پیسہ. تو جب ملک کا سربراہ چوری کرے، وزیر کرے، تو وہ تو نیچے تک سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاناما کے بعد براڈ شیٹ دوسرا بڑا اسکینڈل ہے جو ہمارے موقف کا ثبوت ہے. وزیر اعظم نے ٹویٹر پیغام میں لکھا جب یہ اشرافیہ اقتدار میں آتے ہیں تو لوٹ مچاتے ہیں. اشرافیہ کی کرپشن پاکستان کی ترقی کے لیے خطرہ ہے. پی ڈی ایم کا سفر استعفوں کی دھمکیوں، حکومت گرانے کی گھن گرج اور شعلہ بیانیوں سے شروع ہو کر اب اسمبلیوں میں رہنے کی وضاحتوں اور دلیلوں تک پہنچ گیا. آپ لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ آپ کی ناکامی ہے یا یو ٹرن؟ سما کے سوالات پر یوسف رضا گیلانی مشکل میں پڑ گئے. سہیل رشید رپورٹ کریں گے. پہلے آر یا پار، اب اسمبلیوں میں کردار. بدلے بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں. کیا آپ کے مطالبات پورے ہو گئے یا پھر یو ٹرن لے لیا؟ سما کا سوال، یوسف رضا گیلانی کا سیاسی جواب. انٹائرلی ڈیفرنٹ سچویشن آپ لوگوں کی جانب سے سامنے آ رہی ہے کہ اسمبلیوں کے اندر رہ کے کردار ادا کرنا. یہ کہاں پہ کیا ہوا ہے؟ آپ کی کئی ڈیمانڈز پوری ہوئی ہیں، تحریک ناکام ہو گئی ہے. پہلی بات یہ ہے اور اس پہ یہ تھا کہ لاسٹ آپشن جو ہوگا وہ استعفوں کا ہوگا. جب اس وقت کا ماحول بن چکا ہوگا، یہ کبھی یہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو چھوڑ کے باہر آ جائیں گے. خود جب سوال کا جواب نہ دے سکے تو گیلانی صاحب الٹا صحافیوں سے ہی سوال کرنے لگے. اپنے اوپر مقدمات کا پوچھا تو سما نے ان پر تمام مقدمات بھی گنوا دیے. آپ تبصرے تو بہت کرتے ہیں، میرے اوپر کتنے کیسز ہیں
और आपको वो भी नहीं पता। बताएं का केस है, जी कौन सा का केस है, कौन सा तोशा खाना का केस आपके ऊपर है, वहाँ पर आपके ऊपर गाड़ियाँ गैर कानूनी देने का यहाँ पे केस चल रहा है। यहाँ पे आप इन सारे केसेस में पेश हो रहे हैं, उसकी तो हमें पता है। समा के सवाल का तो कोई जवाब न दिया, मगर यूसुफ रजा गिलानी ने अपने इत्तेहादियों को ये कहकर साफ जवाब दे दिया कि पीपल्स पार्टी कोई फोरम खाली नहीं छोड़ेगी, खा वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। जाली अकाउंट स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक MTPIA एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद भी मुलजिम नामजद हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। जाली अकाउंट स्कैंडल का 11वां रेफरेंस दायर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला बिलाखिर बाकायदा मुलजम नामजद। केस में जाली सेनेटर के भाई नदीम मांडवीवाला, मुबैना बेनामीदार तारिक महमूद और अब्दुल गनी मजीद समेत 7 मुलजमान शामिल। रेफरेंस में कहा गया है कि एजाज हारून ने किडनी हिल्स फलकनुमा में प्लाट्स की बैक डेटेड फाइलें तैयार की। सलीम मांडवीवाला ने प्लाट्स अब्दुल गनी मजीद को फरोख्त करने में एजाज हारून की मावनत की। हिस्से में मिली रकम से एक बेनामी प्लाट खरीदा, बाद में वही बेचकर दूसरे फ्रंटमैन के नाम पर बेनामी शेयर्स खरीदे। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में सिंध के साबिक वजीर लोकल गवर्नमेंट जाम खान शोरो के खिलाफ सरकारी जमीनों पर कब्जों से खजाने को 5 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने समेत 2 नए रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर सयाल और अवैस मुजफ्फर टप्पी के खिलाफ इंक्वायरी भी मंजूर कर ली गई। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सूबाई वजीर सब्तैन खान कहते हैं कि वो चिन्योट मुआहिदे की समरी और मंजूरी के वक्त वजीर नहीं थे। केस में थर्ड एम्पायर को ओपनर खड़ा कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में चिन्योट माइंस मुआहिदे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल केस की समाअत हुई। सब्तैन खान ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जमानत के फैसले के बाद उनका केस वैसे ही खत्म हो जाता है। सूबाई वजीर ने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद ने इस्तीफ़ा दे दिया। सानिया मच के बाद नदीम अफजल के ट्वीट पर तनकीद की गई थी। नदीम अफजल चंद ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को अरसाल कर दिया। वज़रा के रवैये पर उनके इख्तलाफात थे। वज़ीर आज़म ने एक रोज़ कबल ही इख्तलाफ रखने वालों को वफाकी काबीना से मुस्ताफ़ी होने का कह दिया था। नदीम अफजल चंद ने सानिया मच के बाद धरने के दौरान अपनी ट्वीट में लिखा था, हज़ारा बरादरी की लाशों मैं शर्मिंदा हूँ। उनके इस ट्वीट पर हुकूमती शख्सियात ने तनकीद भी की थी। और सानिया मच के मुतासरीन का दुख बांटने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोयटा पहुंच गए। बच्चों के सरों पर दस्त शफकत रखा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी भी कराई। सिपा सालार ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम पूरे नहीं होने देंगे। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। सिपा सालार का दौरा कोयटा, सानिया मच में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से मुलाकात, अफसोसनाक वाकया के मुतासरीन से हमदर्दी और यकजहती का इजहार, कौम की बेटियों और बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा और यकीन भी दिलाया कि शोहदा का खून रायगान नहीं जाएगा, इंसाफ होकर रहेगा, सानिया के जिम्मेदारान बचेंगे नहीं। सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ की गैरिजन अफसरान से खरी बातें। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक जनरल कमर बाजवा ने कहा, बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत के बायस मुल्क दुश्मन अनासिर ने इसे हदफ बना रखा है, लेकिन दुश्मनों को इंतिशार फैलाने जैसे घिनौने और मजमूम अजाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। सूबे की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और तरक्की यकीनी बनाने का अज़्म दोहराते हुए कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसकी तरक्की से ही मुल्क में तरक्की होगी। पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत सूबे में दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं क्या? आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग भी दे दी गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बहादुर शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। दुकान पर डकैती करके फरार होने वाले मुसल्ला डाकू को दबोच लिया। इस वाक़े के हवाले से आपको अपडेट करें। आपको बताएं कि कराची का ये इलाका है औरंगी टाउन, जहां पर शहरी ने बहादुरी दिखाई और इस बहादुर शहरी ने डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया है। दुकान पर डकैती करके फरार होने वाले मुसल्ला डाकू को दबोच लिया है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये इंतहाई बहादुर शहरी है जिसने दुकान पर डकैती करके फरार होने वाले मुसल्ला डाकू को दबोच लिया। डाकू ने फायर भी किया, लेकिन शहरी ने डाकू को दबोच कर रखा और बिल्कुल भी ये शहरी नहीं डरा। शहरी ने डाकू को काबू किया तो इलाका मकीन भी टूट पड़े। मुश्तिल अवाम का डाकू पर तशद्दुद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम के कब्जे से असला और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि डकैती की ये कोशिश की जा रही थी डाकू की जानिब से, जिसको बहादुर शहरी ने नाकाम बना दिया। करक में मंदिर हमले के वाक़े की बात करें तो इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन हो गया। वाक़या पुलिस अहलकारों की गफलत का नतीजा करार दिया गया। 2 SHOs समेत 12 अहलकार नौकरी से फारिग कर दिए गए। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद हैदर, सिक्योरिटी गफलत करार दी गई है और इन अहलकारों को भी नौकरी से फारिग कर दिया गया।
جی بالکل، کرہ کا منظر واقعے کی جو ہے انکوائری رپورٹ جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے۔ انکوائری رپورٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ واقعے کے جو ہے پولیس کی غفلت کے باعث جو پیش آیا، وہاں پر جو قریب پولیس آفیسر موجود تھے، انہوں نے وقت کے اوپر جو ہے مشتعل ہجوم جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کو نہیں روکا، بلکہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنے کے بجائے وہ وہاں سے بھاگ گئے، جس کے باعث جو ہے مشتعل ہجوم جو ہے مندر کو جلانے میں جو جلایا گیا، جس کے بعد جو ہے پولیس نے انکوائری کمیشن ایک بنا دیا، جس کے بعد جو ہے رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے اور غفلت برتنے والے 12 افسران کو جو ہے نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے، بلکہ جبکہ دیگر افسران کو بھی جو ہے سزائیں دی گئی ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ سجاد حیدر، آپ اس سے متعلق بتا رہے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے والی آرزو کیس کی سماعت ہوئی۔ تفتیشی آفیسر نے کم عمری کی شادی کی تمام دفعات لگا کر چالان پیش کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جب نکاح ہو گیا تو ریپ کیسے ہوگا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر درخواست گزار کے وکیل سے دلائل طلب کر لی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے عرفان الحق سے۔ جی عرفان الحق، اس ہیئرنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیے، تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا ہے کہ جو چالان میں دفعات شامل کی گئی تھیں عدالت کے حکم پر، وہ جو متعلقہ دفعات تھیں وہ کم عمری شادی سے متعلق اور ہفتے بیجے میں رکھنے سے متعلق، یہ ساری دفعات شامل کر لی گئی ہیں۔ تاہم جو درخواست گزار ہیں آرزو کے والد، ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ کم عمری کی شادی ثابت ہو چکی ہے اور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ کم عمری کی شادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ زیادتی ہوئی ہے اور ریپ ہوا ہے، اس لیے ریپ کی دفعات شامل کی جائے۔ تاہم جو ملزم ہیں، مرکزی ملزم اظہر علی، آرزو کے مبینہ شوہر، ان کے وکیل نے آج جمع کرا دیا ہے وکالت نامہ اور دلائل کے لیے مہلت طلب کی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر دونوں فریقین ٹھیک ہے، دلائل کے لیے مہلت طلب کی گئی ہے۔ عرفان الحق اپڈیٹ کریں، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے خود پر الزامات لگانے والی لاہور کی رہائشی خاتون حامزہ مختار کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے قادر خواجہ سے۔ قادر خواجہ، بابر اعظم نے بھی ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا بالآخر؟ دیکھیے، گزشتہ روز ایف آئی اے نے نوٹس بھجوایا تھا بابر اعظم کے گھر پہ، جب ریسیو ہوا اس کے بعد انہوں نے حمیزہ مختار کی مدعیت میں یہ نوٹس، جو درخواست تھی وہ دی گئی۔ پھر اس کے بعد بابر اعظم کے وکلاء نے فیصلہ کیا ہے، بابر اعظم نے فیصلہ کیا کہ حمیزہ مختار کے خلاف حتک عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا آج، اور آج ان کے وکلاء کی جانب سے حمیزہ مختار کے خلاف حتک عزت کا دعویٰ کے ساتھ ساتھ ہٹ جانے کا نوٹس بھی بھیجیں گے۔ دیکھیں، یہ سیم کیس ایسے نظر آ رہا ہے جیسے علی ظفر اور میشا شفیع کا کیس تھا۔ تو جب حمیزہ مختار سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا، ان کا یہ بھی الزام لگانا تھا بابر اعظم پہ کہ بابر اعظم نے عدالت سے جو ہے وہ جو ثبوت تھے، وہ شواہد اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کو کاپی نہیں دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ اس سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے۔ اور پاکستان کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عارفہ کریم کو ہم سے بچھڑے 9 برس گزر گئے۔ اس ہونہار بچی نے مختصر سی زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ لاہور سے عائشہ عطا رپورٹ کریں گی۔ نام کی طرح بلند سوچ کی مالک عارفہ کریم، جس نے محض 9 برس کی عمر میں آئی ٹی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ مائکروسافٹ کے مالک بل گیٹس نے عارفہ کے ساتھ خصوصی طور پر ملاقات کی، مختصر زندگی میں کئی اعزازات اپنے نام کیے۔ صرف 16 سال کی عمر میں بچھڑنے والی یہ ہونہار بچی والدین کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس عظیم مقصد کے لیے عارفہ کو چنا اور اس کے بعد عارفہ کے لیے مجھے ایز اے ماں چنا، تو ڈیفینیٹلی اس مشن میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ عارفہ کے والد کہتے ہیں آج لوگ مجھے میرے نام سے کم جبکہ عارفہ کے پاپا کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ شی از مائی آئی ڈی، اس کے جو فخر ہے وہ نیچرلی اس دکھ سے بہت بڑا ہے، اس لیے ہم اس کے فخر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں اسی کو ہی انجوائے کریں گے، اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ کہنے کو تو عارفہ کو بچھڑے 9 برس بیت گئے، مگر آج بھی یہ مرجھایا ہوا پھول خوشبو بن کر دل و دماغ پر مہک رہا ہے۔ دختر پاکستان جس کے عزم کے آگے کچھ نہ ٹھہر سکا، خود تو اس جہان فانی سے کوچ کر گئی مگر اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر گئی۔ کیمرمین اظہر اقبال کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا اہم سہولت کار گرفتار، ملزم منصور علی کو پولیس نے اتحاد ٹاؤن سے گرفتار کیا۔ مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے شاہنواز قادری سے۔ شاہنواز، گزشتہ سال بھی را کے کئی کارندے گرفتار کیے ہیں ہماری فورسز نے، اس نے کیا اہم انکشافات کیے ہیں؟ کب سے کام کر رہا تھا یہ؟ شاہنواز، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟
आपको बताएं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अहम सहूलतकार गिरफ्तार हो गया है और मुलजिम मंसूर अली को पुलिस ने इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार किया है। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अहम सहूलतकार गिरफ्तार हो गया है। इस मुलजिम मंसूर अली को पुलिस ने इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार किया है। मुलजिम के कब्जे से धमाका खेज मवाद, असलहा और गोलियां भी बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुलजिम असगर शाह ग्रुप का कारिंदा है। SSP कीमाड़ी का ये बताना है। आपको बता रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अहम सहूलतकार गिरफ्तार हो गया है। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ की 10 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट और शेयर्स का पता लगा लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। जी अब्बास नकवी, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब की तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है और उसके मुताबिक नैब ने ख्वाजा आसिफ की 10 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट और शेयर्स का पता लगा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट ब्रोकर से ख्वाजा आसिफ के शेयर की तमाम तफसीलात जो है वो हासिल कर ली गई हैं। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ के IT की कंपनी में 1 करोड़ से जायद के शेयर्स हैं। ख्वाजा आसिफ के 3 निजी बैंकों में 1 करोड़ 16 लाख से जायद के शेयर्स हैं, जबकि इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने 2 बड़ी कंपनियों में 77 लाख से जायद के शेयर जो है वो भी हासिल किए थे। जबकि इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ 2 मेन कंपनियों में 9,34,000 के शेयर्स के मालिक भी हैं। इस तमाम की जो तहकीकात है, अब नैब ने मजीद अपना दायरा घर बढ़ा दिया और तहकीकात जो है की जा रही है। जी अब्बास नकवी, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। जो कहते थे निजकारी के लिए सपोर्ट करें, अब कह रहे हैं कि इदारों को बहाल कराएंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के माजी और हाल के बयानात पर एक नजर डाल लेते हैं। मैं मोहम्मद जुबैर अपनी पार्टी की तरफ से 100% कमिट करता हूँ। अपनी काबीना में बैठ के 50-60 लोग फैसला नहीं हम उसका कबूल करेंगे। हम फुल सपोर्ट करेंगे प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। और दूसरी चीज़, हम कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे। जो भी इनके बड़े मिनिस्टर्स हैं इस्लामाबाद में कि खुदा के लिए थोड़ा सा अल्लाह से डरे। मैं ये कहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद सुमरो जो हैं काबिल तरीन आदमी। अब ये मुलाजमीन जो हैं बेचारे और वो जो पीछे औरतें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मैं वादा करता हूँ आपके साथ हम आखिरी दम तक आपके साथ हैं। प्राइवेटाइजेशन के हक में करने चाहिए। नॉट ओनली हक में हूँ, मैं समझता हूँ कि ये अच्छे तरीके से करेंगे। आई वॉन्ट टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई वॉन्ट एवरीवन ऑन मेरिट। डू वी हैव एवरीवन ऑन मेरिट? नो। Like they say, once in opposition, you become a socialist. निजकारी से मुतालिक मुस्लिम लीग की पॉलिसियों पर समा के सवाल पर मोहम्मद जुबैर ने जवाब ना दिया। शिकवा किया कि हमसे क्यों पूछते हो। लीगी रहनुमा के जाते ही कारकुनों ने समा के रिपोर्टर को घेर लिया। समा के सवालात नून लीग पर भारी पड़ने लगे। हमारे से आप सवाल पूछते थे, उस वक्त भी हमारे से ही पूछते थे और आज भी आप हमारे से ही पूछ रहे हैं। स्टील मिल मुलाजमीन से यकजहती के लिए आने वाले नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर से इत्तेहादियों से मुतालिक सवाल हुआ तो कोई जवाब न बन पाया। आपने डॉन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कहा कि स्टील मिल जितनी तेजी से तबाह पीपल्स पार्टी ने 5 सालों में की, किसी सियासी जमात ने नहीं करी। आप इस स्टैंड पे कायम है? ये चलाने से कि जी 2010 में क्या होगा, 2012 में अगर गलतियां हुई भी हैं। निजकारी से मुताल्लिक नवाज हुकूमत की पॉलिसियों पर भी मौसूफ खामोश रहे। आपका डिनर याद है? नवाज शरीफ के साथ थे आप बैंकॉक में डिनर में। मोहम्मद जुबैर मुश्किल में नजर आए तो निहाल हाशमी लपक कर मदद को आए। लीगी रहनुमा को शायद इत्तेहादियों पर हल्का हाथ रखना था, इसीलिए पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक सवाल पर जवाब न दिया। जुबैर भाई मुझे बताएं, बैंकॉक में डिनर में नवाज शरीफ ने आपसे क्या कहा था? आपसे कहा था ना कि अगर तुम इसमें कामयाब हो गए निजकारी करने में PIA की और स्टील मिल के तो तुम मेरे हीरो हो गए। लेकिन क्या हुआ? आपने मोहम्मद जुबैर तो कन्नी कतरा कर निकल गए, लेकिन लीगी कारकुन आपे से बाहर हो गए। समा के रिपोर्टर का घेराव कर लिया। माजी और हाल के बयान में इतनी कॉन्ट्रडिक्शन। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन PTV काम करने से रोक दिया। विफाकी काबीना को तैनाती पर नजरसानी का हुक्म अदालत आलिया ने करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। तफसीलात देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट में।
हुकूमत को कानूनी महाज पर एक और झटका। नईम बुखारी की बतौर चेयरमैन PTV तैनाती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए चेयरमैन को काम से रोक दिया। हुकूमत को तैनाती पर नजरसानी का हुक्म। नईम बुखारी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के तैनाती के हवाले से बड़े सवालात। पूछा, क्या तैनाती के लिए इश्तिहार दिया गया? क्या जायद उम्र से मुतालिक नईम बुखारी को नरमी दी? वजारत इत्तलात और नशरियात के वकील ने 13 नवंबर की समरी पेश की। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आपने समरी भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा था? अताहुल हक कासमी केस में जो गलतियाँ थीं वही यहाँ भी दोहराई गयीं। चीफ जस्टिस बोले, नईम बुखारी हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन कानून सब के लिए बराबर है। अभी उनकी तैनाती कलअदम करार नहीं दे रहे हैं। अदालत ने मामला दोबारा वफाकी काबीना को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फैसला करने की हिदायत करार दिया। अदालत उज़्मा के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। खेल और खिलाड़ी की कुछ बात कर लें तो दौरा न्यूजीलैंड में अनफिट होने वाले पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक अंगूठे की इंजरी से छुटकारा हासिल ना कर सके। वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए भी दस्तयाब नहीं होंगे। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। कादिर ख्वाजा, इमामुल हक अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी नहीं खेल सकेंगे, कितनी बुरी है उनकी इंजरी, क्या कहा जा रहा है? देखिए, कौमी क्रिकेटर इमामुल हक के फैंस के लिए बुरी खबर है कि इंजरी के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज से भी आउट हो चुके हैं और इमामुल हक ने गुज़श्ता रोज अंगूठे का एक्सरे करवाया जो ठीक नहीं आ सका और एक्सरे में अंगूठा दरमियान से फ्रैक्चर है। ताहाल जो है उस पर अभी उस पर रिहैब का अमल जारी है। डॉक्टर्स भी उस पर तवज्जो दे रहे हैं और डॉक्टर्स ने खेलने से उनको मना किया और 1.5 हफ्ते आराम का मशवरा भी दिया, जबकि डॉक्टर्स ने प्रैक्टिस से मना किया। अगर खेले तो मजीद 4 हफ्ते आराम करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने अपनी दस्तयाबी शो नहीं की पाकिस्तान टीम को। दौरा न्यूजीलैंड पर थ्रो डाउन प्रैक्टिस के दौरान इमामुल हक का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था और इमामुल हक बगैर कोई मैच खेले पाकिस्तान वापस आ गए थे। सही, इमामुल हक को डॉक्टर्स ने मजीद खेलने से फिलहाल मना किया है। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए किन किन खिलाड़ियों को मैदान में उतारा जाए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी नए चीफ सिलेक्टर की सरबराही में आज से मुशावरत करेगी। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी है। एक दिन में मजीद 46 मरीज जान से गए। 3097 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद 10,818 हो गई है, जबकि फाल केसेस 33,869 हो गए हैं। तो मुल्क में कोरोना के वार जारी है और ऐसे में एक दिन में मजीद 46 मरीज जान से गए हैं, जबकि 3097 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और इसी हवाले से NCOC के मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद अब 10,818 हो गई है, जबकि फाल केसेस 33,869 हैं। और अब दुनिया भर की बात कर लें तो कोरोना से तबाही मच गई है। अमेरिका में मजीद 2,36,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 4,098 लोगों की जान गई है। ब्राजील में 61,000 और इंग्लैंड में 47,000 से ज्यादा लोग मुतासर हैं। चीन में 8 माह बाद कोरोना से एक मरीज की हलाकत रिपोर्ट हुई है। कोरोना की आगाज की वजूहात जानने के लिए WHO की टीम चीन पहुंच गई। तुर्की में चीनी वैक्सीन साइनोवैक की हंगामी मंजूरी। आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और ये भी वैक्सीन ब्राजील में सिर्फ 50% मौसर साबित हुई है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।